यहाँ आई मैं, और आरंभ में तो मुझे लगा कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। परंतु नव परिवर्तन को जीवन में स्वीकारना, मैंने सोचा कि नहीं, आज हमें ये एक अवसर मिला है, एक जिंदगी की दूसरी पारी खेलने का, और एक नए सिरे से क्यों ना हम इसे जो है स्वीकार करें, इस चुनौती को भी। सौभाग्य से मुझे हिंदी रंगमंच से जुड़ने का अवसर मिला। उनके साथ मैंने फिर निर्देशन में, नाटक निर्देशन में सहायता की, और प्रस्तुति में उनकी सहायता की, क्योंकि ये काम मैं बच्चों के साथ बहुत वर्षों से करती चली आ रही थी। फिर मुझे एक अवसर मिला यहाँ से निकलने वाले एक न्यूज़लेटर में आर्टिकल्स लिखने का। मैं यहाँ पर आकर एक तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी, जो मैंने आसपास के लोगों को देखा, कि उम्र का कोई बंधन नहीं। उम्र महज एक आंकड़ा है। मैंने इतने बड़े बड़े लोगों को बहुत चुस्ती से, फुर्ती से, बहुत काम करते हुए वो देखा। ये नहीं सोचना है कि आप रिटायर हो गए हैं या आपकी उम्र अधिक है या कम है। जो करना है, जो मन में ठान लिया है, उसको करना है। Namaskar, hello, welcome to Good Vibe Show, a place where we bring you inspiring stories and uplifting conversations. Today we have a very special guest with us, someone whose journey embodies resilience, passion, and the pursuit of dreams against all odds. Just a quick question for you. When was the last time you indulged in Hindi poetry or perhaps read a Hindi novel or even an essay? If you cannot remember, then you are not alone. Today, we are going to talk to someone who is going to inspire you to pick up Hindi reading and writing, and someone who makes pure Hindi language speaking so cool. In order to make this conversation interesting, I'm going to switch to pure Hindi, and a personal challenge would be to see how long I can sustain it. तो चलिए स्वागत करते हैं ममता जी का। शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके छात्रों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। भारत में 30 वर्ष के समर्पित सेवा के बाद ममता जी ने अमेरिका जाने के साहसिक निर्णय लिया और नए देश और संस्कृति को अपनाने की चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्होंने इस अवसर को अपने जीवन में एक नए अध्याय के रूप में स्वीकार किया। आइए मिलते हैं ममता जी से। नमस्ते ममता जी, स्वागत है आपका गुड वाइफ शो में। नमस्ते वंदना जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ममता जी, आपने अपने जीवन के 30 वर्ष हिंदी शिक्षण को समर्पित किया। जी, आपकी हिंदी भाषा में इतनी गहरी रुचि की शुरुआत कैसे हुई? अपने सफर की कुछ झलक देना चाहेंगी हमें? अवश्य देना चाहूंगी। मेरे घर में साहित्यिक माहौल जो है बचपन से ही था। मेरी माताजी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, पापा भी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, तो हमारे घर में किताबों का भंडार था। और उस वक्त हमारे घर में टीवी का जो प्रवेश था वो निषिद्ध था। तो हमारे लिए जो मनोरंजन का साधन था वो किताबें पढ़ना। और ऐसे में बहुत सी साहित्यिक किताबों से घर भरा हुआ है। साहित्यिक पत्रिकाएं हमारे घर में आती थी। भले ही मैं गणित में बहुत रुचि रखती थी, विज्ञान की छात्रा थी, परंतु शायद जो है वो किताबों को देखते देखते और अपने घर में अच्छी खासी लाइब्रेरी को देखते हुए हिंदी के प्रति जो रुझान था वो बढ़ता चला गया। किताबें पढ़ते गए, बहन भाइयों को पढ़ करके सुनाना, आस पड़ोस के बच्चे आ जाने, उनको कहानियां सुनाना। तो एक तरह से वही हो गया, और शायद उसी कारण शिक्षण में भी मेरी रुचि बढ़ी। और कुछ समय बाद जो लेखिका बनने का जो बीज था, शायद वहीं से पड़ गया था और वो प्रस्फुटित हो गया। बिल्कुल। बचपन से ही हिंदी का शौक था। जी जी जी, घर के इस वातावरण से ही जो है वो मुझे मिला, हिंदी के प्रति रुझान। बहुत ही अच्छा। ममता जी, आपके इस शिक्षण के सफर में आपके छात्रों का क्या योगदान रहा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपने एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किशोरों को हिंदी पढ़ाया, तो किसी जी, तरह की बाधाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, शिक्षण अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो आप भी समझती हैं, और विशेष रूप से जब किशोरों को पढ़ा रहे हों, तो ये तो बहुत दुष्कर कार्य होता है। और ये जो एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हमें, कि लेकर के हम उसे चलते हैं साथ में। और मेरे यहाँ तो अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय था, और चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ की घरों में पंजाबी बोली जाती थी या केवल अंग्रेजी बोली जाती थी, तो ऐसे में उन छात्रों को हिंदी पढ़ाना, और पढ़ाना ही नहीं, हिंदी के प्रति एक रुझान उनके अंदर उत्पन्न करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैंने अपनी जो शिक्षण शैली थी
उसको कुछ इस प्रकार से रखा कि केवल बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनवाना है, बच्चों को एक तरह से मुझे उत्साह बढ़ाना है उनका, उन्हें प्रेरित करना है और इसको सीखना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जीवन में, बहुत काम आएगा आपके लिए और भाषा के ऊपर अगर अधिकार होता है, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। और फिर मैंने उन बच्चों को वाद-विवाद, नाटक, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ इन सब में पारंगत करना आरंभ किया और बच्चे बहुत रुचि लेने लगे। मेरी कक्षा में अनुशासन बहुत होता था, लेकिन साथ-साथ बच्चों की रुचि बहुत होती थी। उस समय शायद मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब जब मेरे पढ़ाए गए छात्र उच्च पदों पर आसीन हैं, दुनिया के कोने-कोने में हैं और जब वो मुझे बताते हैं कि आपकी कक्षा में पढ़ने के बाद आज हमें महत्व पता चलता है कि हिंदी कितनी मधुर भाषा है। हिंदी में आज हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एक छोटी-सी घटना बताऊँगी, एक बच्चे ने तो वो आईएएस बन गया और छत्तीसगढ़ में उसकी पोस्टिंग हुई। जब क्लास में था, पढ़ना नहीं चाहता था, बड़ी मुश्किल से हिंदी बेटा सब चीज़ों में पढ़ते हो, हिंदी भी कर लो साथ में। ख़ैर उनको हमने किसी तरह से बताया कि नहीं-नहीं आओ और वो ली रुचि उन्होंने और 98% नंबर भी आ गए उनके। उन्होंने टॉप भी किया आईसीएसई में। बाद में जब वो आईएएस बन गया कहता है मैम मैं बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझे उस समय हिंदी पढ़ाई थी। आज मेरा यहाँ हिंदी में कार्य मेरे पास पत्र आते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं खुद पढ़ ना पाता और मेरी जो पकड़ थी उस पर शायद कमज़ोर हो जाती। तो हुँ। ये मेरे लिए शायद बहुत बड़ा पुरस्कार। एक मेरी छात्रा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद भी आज मेरी लेखन की प्रशंसक है और इससे ज़्यादा बढ़ के क्या चाहिए? एक जी, शिक्षक के लिए अपने शिष्य और अपने विद्यार्थियों की सफलता बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत मायने और रख उनका स्नेह। बिल्कुल, गुरु हमेशा माता-पिता और गुरु अपने बच्चों से हारना चाहते हैं हमेशा। जब वो आगे बढ़ते हैं, बहुत खुशी होती ममता जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार-बार कि है। आपकी भारत में इतनी अच्छी और सफल यात्रा के बाद जी, आपने अमेरिका आकर बसने का फैसला क्यों किया? देखिए एक भारतीय स्त्री के लिए उसका परिवार और उसकी संतान सर्वोपरि होती है और मैं भी इसका अपवाद नहीं थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी भारत में, बहुत खुशी से, संपन्नता से, बहुत अच्छे से हम वहाँ जीवन बिता रहे थे, पर बेटा मेरा यहाँ आ चुका था हुँ। और उसका विवाह भी हो गया और उसको लगा कि मैं इतनी दूर से अपने माता-पिता का ख़्याल नहीं रख पाता हूँ और अगर आप सब मेरे पास आ जाएँ, तो हम एक संयुक्त परिवार की तरह रहें, तो बहुत अच्छा लगेगा। हालाँकि ये निर्णय लेना सरल नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, आज मेरे बच्चों को आवश्यकता है। मुझे बहुत मित्रों ने भी बहुतों ने कहा कि आप करेंगी क्या वहाँ जा कर के? नया परिवेश होगा, भाषा अलग होगी, करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ आप पीछे छोड़ कर के जा रही हैं। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे लगा और संभावनाओं के द्वार अगर खुलने हुए, तो खुल जाएँगे, देखते हैं एक बार जा कर के। पर पहले से हम हार मान कर के तो नहीं बैठेंगे ना, कि नहीं जाना है, अपने दायित्व तो मुझे सँभालने ही हैं और तब मैंने यहाँ आने का निर्णय किया। मैं उस समय नौकरी कर रही थी, मैंने छोड़ दी नौकरी और फिर हम दोनों जो हैं, वो यहाँ गए थे। ये मेरा पीछे इसके उद्देश्य था। काफ़ी बड़ा निर्णय लिया आपने, साहसिक निर्णय था और अपने बच्चों के लिए बारे में सोचा जो बहुत ही जी। सराहनीय। जी, बिल्कुल, वही लगा मुझे कि आज बच्चे हैं, उनकी गृहस्थी बढ़ रही है, उनको उनको आज हमारी आवश्यकता है, हम अगर कर सकते हैं, क्यों ना करें? तो इसलिए हमने ये सोच कर के हालाँकि जड़ों से उखड़ना और उखड़ कर के बसना सरल नहीं था। बहुत त्रास भी था, संशय भी था, मन में आशंकाएँ भी थी, हर्ष भी था, मिली-जुली सी भावनाएँ थी मेरे मन में। लेकिन कहते हैं ना ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो आगे चल के अच्छा ही हुआ जो भी कुछ था। बिल्कुल, बहुत सही कह रही हैं आप और आपके बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे माता-पिता मिले। जी, अ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं जो बहुत नेक विचारों के हैं और संस्कार हैं उनके अंदर, कि जो ये चाहते हैं कि हम अपने माता-पिता के लिए कुछ करें। बहुत ही सुंदर। ममता जी, विदेश में आने के बाद आपका जी, अनुभव कैसा रहा? एक नए देश में नए लोगों के साथ कुछ बताना चाहेंगी? अवश्य।
देखिए, भारतीय परिवेश में जन्मी, पली, बढ़ी और वहाँ के वातावरण में और यहाँ के वातावरण में ज़मीन आसमान का अंतर तो है ही। एक तरफ जहाँ सुख सुविधाएँ बहुत अधिक हैं, दूसरी तरफ दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर घर में आप अकेले हैं, अकेलापन, नीरवता बहुत अधिक है और हम्म। मन से उसमें एक तरह से सामंजस्य बिठाना जो है, वो सामंजस्य बिठाना पड़ता है। मैंने भी यही किया। यहाँ आई मैं और आरंभ में तो मुझे लगा कि हम कर भी पाएँगे या नहीं, परंतु नव परिवर्तन को जीवन में स्वीकारना, मैंने सोचा कि नहीं, आज हमें ये एक अवसर मिला है, एक ज़िंदगी की दूसरी पारी खेलने का और एक नए सिरे से। क्यों ना हम इसे जो है स्वीकार करें इस चुनौती को भी। आज तक तो हम पढ़ाने की चुनौती स्वीकार करते आए थे, पारिवारिक समस्याओं की चुनौती स्वीकार करते आए थे। तो हम क्यों ना इसको एक चुनौती की तरह से लें? चुनौती से हार मानना तो कभी सीखा ही नहीं था। और फिर यात्रा जो है वो आरंभ हो ही गई यहाँ पर आके आकर के। आपने इन चुनौतियों को बखूबी निभाया और खुले मन से स्वीकार किया। बिल्कुल। और मैं आगे भी सबको यही कहती हूँ कि पहले से एक अवधारणा बना कर के ना चलें कि हुँ। गलत होगा या सही होगा। हम ये निर्णय करने वाले कोई नहीं होते हैं। परिस्थितियों को आपको अपना दास बनाना है, आप परिस्थितियों के दास नहीं बनेंगे। मैंने यही सोच करके कि कोई बात नहीं, जीवन में जो चुनौती आएँगी, अच्छी आएँगी, बुरे आएँगी, खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। और फिर धीरे-धीरे मैंने वातावरण को समझा, यहाँ के लोगों को समझा, यहाँ की भाषा को समझा और फिर प्रयास जारी किए कि किस तरह से मैं अपने आप को कुछ गतिविधियों में मैं डाल सकती हूँ, कि ऐसे घर में बैठ कर के, क्योंकि ना अब यहाँ पर कोई मित्र थे, यहाँ पर कोई संबंधी भी नहीं थे, बच्चे अपने-अपने काम में व्यस्त थे। सौभाग्य से मुझे हिंदी रंगमंच से जुड़ने का अवसर मिला। उनके साथ मैंने फिर निर्देशन में, नाटक निर्देशन में सहायता की और प्रस्तुति में उनकी सहायता की, क्योंकि ये काम मैं बच्चों के साथ बहुत वर्षों से करती चली आ रही थी। फिर मुझे एक अवसर मिला यहाँ से निकलने वाले एक न्यूज़लेटर में आर्टिकल्स लिखने का। अच्छा। तो वहाँ पर एक मिस्टर तुषार और डॉक्टर ध्रुव कुमार थे, वो चलाते थे यहाँ से, यहाँ की गतिविधियों में। तो उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो आज की पीढ़ी है, उनको किस तरह से हम भारतीय संस्कारों के प्रति अवगत करा सकते हैं, हिंदी के प्रति एक रुझान दे सकते हैं। तो मैंने उसमें आर्टिकल लिखने शुरू किए। उसके माध्यम से मेरा यहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं डॉक्टर सुधा ओमधी ढींगरा, उनसे परिचय हुआ और उसके साथ-साथ उनके प्रोत्साहन से कहिए, मैं लेखन की तरफ, जो मेरा रुझान तो बहुत समय से था, तो मुझे लगा कि अब मुझे फिर से लेखन में जो है, वो अपना आरंभ करना चाहिए। जो लिखा रखा है छपवाने के प्रति, उन्होंने मुझे एक अपनी नॉर्थ कैरोलिना साहित्यिक गोष्ठी का सदस्य बनाया और बस, फिर वहाँ से जो है, वो मेरी यात्रा का आरंभ हो गया। मेरी लेखन शैली, लेखन प्रक्रिया का और सबसे मिलने-जुलने का और बस यही थी आरंभ की यात्रा। और एक और बात बताना चाहूँगी, उनके साथ ही फिर मैं शिडोरी ग्रुप से जुड़ी, अभिनय में भी हाथ आज़माए। अभी तक तो मैं वहाँ बच्चों को अभिनय करवाती आई थी बहुत सारा, तो खुद भी किया यहाँ पर और साथ-साथ फिर रामलीला करवाती हैं, बहुत पिछले 18 वर्षों से यहाँ। इस वर्ष रामलीला का संचालन का कार्य जो है, वो मैंने सँभाला और उसमें फिर मैंने रामायण की कितनी सारी कहानियों को बच्चों को सुनाया, स्टेज को सँभालना 3 घंटे तक 6000 की भीड़ थी और उसमें मैंने अपनी जो शिक्षण शैली थी, उसका उपयोग करते हुए, रोचक शैली का उपयोग करते हुए और बहुत सारा जो पढ़ा हुआ था, उस दिन वो काम आया कि वो हर उस पर जब सीन बदलते थे, वहाँ पर उसमें मैंने रामलीला में अपनी इसको प्रयोग करके और बहुत आत्मिक संतोष हुआ मुझे, ये सब करने के। बहुत ही सुंदर। आपने तो तरह-तरह के रंगमंच और लेखन, हर तरह की गतिविधियों से आप जुड़ी रहीं। जी। इसके लिए आपके परिवार का क्या प्रोत्साहन रहा? देखिए, कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बिना और स्त्री विशेष रूप से परिवार के बिना अधूरी होती है। अगर परिवार का सहयोग ना मिले, तो शायद मेरे लिए ये करना
जो है वो संभव ना होता। यहाँ मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सब बहुत मुझे प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे जाने की, बढ़ने की। और घर में मेरी माँ का बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा, मेरी बहनों का, मेरी माँ का। मैं एक भी कहानी लिखती, एक भी कविता करती, उनको पढ़ाती, उनको बताती कैसी लगेगी, और वो मुझे उसमें संशोधन करने को कहती कि यहाँ ये कमज़ोर पड़ रही है, यहाँ इसको थोड़ा-सा अगर ऐसे कर लेती तो ज़्यादा रुचिकर हो जाती। तो वो कहीं न कहीं, और आज भी मेरी दिवंगत माँ मेरे साथ हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर वो मुझे प्रोत्साहित करती हुई मेरे साथ चल रही हैं। मेरे पापा, मेरी माँ ने हमेशा हमें बहुत सहयोग दिया, और वास्तव में आज जो भी मैं कुछ हूँ, मेरे परिवार के सहयोग, मेरे मित्र, मेरे परिवार, उन सबकी प्रोत्साहन की वजह से हूँ। बहुत खूब। अपने परिवार और मित्रों के प्रोत्साहन के बिना हम कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। भी नहीं कर सकते। सही है ये बिल्कुल। ममता जी, विदेश में आने के बाद आपके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आया? यानी जीवन के प्रति कुछ नया सीखा, या कुछ भी ऐसा जो आप अपने हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? बिल्कुल, दृष्टिकोण में परिवर्तन तो बहुत आया। भारतीय परिवेश और यहाँ के परिवेश में बहुत अंतर है। आप भी रहती हैं अमेरिका में, ये तो आप समझ सकती हैं, जानते हैं कि भारतीय होने के नाते भारतीय परिवेश और यहाँ का कितना बड़ा जो है। मैं यहाँ पर आकर एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी, जो मैंने आस-पास के लोगों को देखा, कि उम्र का कोई बंधन नहीं। हुँ, उम्र महज़ एक आंकड़ा है। मैंने इतने बड़े-बड़े लोगों को बहुत चुस्ती से, फुर्ती से, बहुत काम करते हुए वो देखा। ये नहीं सोचना है कि आप रिटायर हो गए हैं या आपकी उम्र अधिक है या कम है। जो करना है, जो मन में ठान लिया है, उसको करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण। हुँ, हुँ। आप सकारात्मक होकर के अगर चलते हैं, जीवन की हर बाधा से जूझते चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ तो जो यहाँ करके सीखी, वो थी अपना हाथ जगन्नाथ। उसमें तो सब काम, वहाँ तो बहुत सहायिका, गृह सहायिका मिल जाती थी, कर जाती थी। शायद हम उतने जो थे, कहना चाहिए आलसी थोड़े होने लगे थे कि थोड़ा अपना काम कर लिया तो लगता था बहुत कर लिया। और यहाँ अब हम सब कुछ घर की एक-एक चीज़, यहाँ पर हम मेहरी भी हैं, धोबन भी हैं, हम कुक भी हैं, और तो और हलवाई भी हैं। सारे काम, तरह-तरह के प्रयोग हम खाने के करते हैं, खुशी से करते हैं, अच्छा लगता है। और उसके साथ-साथ हम अपनी, और जो अपनी रुचियाँ हैं, उनको भी बढ़ाते हैं। तो ये मुझे लगा दृष्टिकोण कि अब हमने अपने लिए जीना सीखा है, कि हमें क्या करना है, मुझे अपने लिए क्या करना है। मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता था सबके लिए करना है। यहाँ करके मुझे लगा कि अरे! कुछ तो मुझे अपने लिए भी करना चाहिए। तो ये मेरा जो दृष्टिकोण था, और मैं बाकी भी सबको यही कहूँगी कि अपने लिए भी जीना सीखना बहुत आवश्यक है, और पॉज़िटिव रहकर, सकारात्मक रह कर के। ये बहुत बड़ी सीख है। सच में हम कभी-कभी दूसरों के लिए या अपने परिवार के लिए करते-करते ये भूल जाते हैं कि हमें ये अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हम भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती परिवार के लिए करना गलत है। मैंने हुँ, बहुत खुशी से, आत्मसंतुष्टि होती है मुझे, हमेशा परिवार के लिए करती हूँ। परंतु उसके साथ-साथ जब मुझे लगा कि मैं क्या चाहती हूँ, कभी मैं खुद से भी तो पूछूँ। और फिर मैंने देखा, खुद को टटोला, और मुझे लगा, और फिर सबका सहयोग मिला, तो मेरी यात्रा आरंभ हो गई। आपकी तो हर बातों में ऐसा लगता है ममता जी जैसे कोई कहानी छिपी हुई है। आपने धन्यवाद। आपने लेखन का भी कार्य किया है, आपने 2 किताबें लिखी हैं। कुछ बताना चाहेंगी वो किताबें किस विषय के बारे में हैं? अवश्य। कहाँ मेरा जो लेखन की प्रक्रिया है, वो मेरी तकरीब 25 सालों से पहले ही शुरू हो गई थी। मैं लिखती थी, लेकिन वो डायरी के पन्नों में रह जाया करती थी कभी। मेरे आस-पास बहुत सारे पात्र मुझे लगते थे कि एक सोना बिखरा पड़ा है, उनको उठा कर के एक सुंदर-सा, जैसे जैसे लेखक का काम होता है, एक ज़ेवर गढ़ देना, तो हुँ, मैं हुँ। उसे कहानी का रूप दे दिया करती। फिर यहाँ आने के बाद मैंने 2019 में, मेरा पहले तो पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ मेरी छपती थीं, और अनेक प्रतिष्ठित मेरी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कविताएँ, कहानियाँ, लेख इत्यादि जाने लगे। फिर 2019 में मेरा पहला कहानी संग्रह आया, कुहासा छट गया। ये कहानी संग्रह, मैंने इसकी सबसे पहली जो कहानी थी, वो मैंने ली थी कि भारतीय माता-पिता कई बार जब यहाँ आते हैं, बच्चों के पास में, हमारी तरह, बच्चों के पास वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, और बच्चे भी
के साथ नहीं बैठा पाते हैं। एक कुहासा सा उनकी जिंदगी में छट जाता है। और इसको लेकर के मैंने उनकी उन समस्या को लेकर, अमेरिकन परिवेश और भारतीय परिवेश को लेकर के वो कहानी लिखी, और उसी के कुहासा छट गया। और समस्या के साथ समाधान, जी। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। ये पहला मेरा जो कहानी संग्रह था, ये मुख्य रूप से उसी पर था कि स्त्रियों के जीवन में समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं को सकारात्मक रह करके वो किस तरह से समाधान ढूंढ सकती हैं और अपने लिए जी सकती हैं। तो वो मेरा कहानी संग्रह उसमें है। इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह मेरा अभी फरवरी में हाल ही में आया है, जो है एक डोर अनजानी सी। एक डोर अनजानी सी में मैंने जीवन के कई पहलुओं को छुआ है। यहाँ केवल समस्या और समाधान नहीं है, जीवन के कई ऐसी हमारे पहलू होते हैं जिन पर हमारे आसपास हम देखते हैं, और लगता है कि अगर हम इन्हें कहानी में ढाल करके करें तो शायद लोग इससे प्रेरित होंगे, लोगों को इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। बाकी बहुत ज़्यादा कहानियों के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे लगेगा कि कहानियां अगर पढ़ी जाएं तो पढ़ कर के उनके ऊपर जब अपना विचार रखा जाए तो वो ज़्यादा लगेगा। तो इसमें मैंने छोटा सा बताती हूँ, एक किन्नर का जीवन की पीड़ा को लिया है। हम्म। किन्नर की जीवन की पीड़ा कैसी होती है। एक में मैं लिया है कि परिवार में अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से बहुत अधिक विकसित नहीं है, उससे किस तरह से उसका परिवार जो है वो प्रभावित होता है, समाज कैसे प्रभावित होता है। फिर किस तरह से ऐसे अलग अलग उनकी कई चीजों के लेकर के मैंने बहुत सुंदर, इसमें 10 कहानियां जो हैं ये इस कहानी संग्रह में ली हैं, एक डोर अनजानी सी। काफी दिलचस्प कहानियां हैं आपकी, मैं भी जरूर पढ़ना चाहूंगी ममता जी। मेरा अगर सौभाग्य, आप पढ़ेंगी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मुझे या हमारे दर्शकों को ये किताबें पढ़नी हो तो हम कहाँ से ले सकते हैं, ये कहाँ ये उपलब्ध? हमारी जो पुस्तक है मेरी, ये अमेजोन पर उपलब्ध है। ये अच्छा। मेरी कहानी है, ये मेरी पुस्तक है, एक डोर अनजानी सी। अच्छा। और अमेजोन पर, ये amazon.in के ऊपर ये मेरी पुस्तक उपलब्ध है। दोनों पुस्तकें मेरी शिवना प्रकाशन से ये मेरी प्रकाशित हुई हैं, और ये वहां पर मिल सकती हैं। हम अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आपकी कहानियों की विषय काफी दिल छू लेने वाले। हार्दिक धन्यवाद। मेरी प्रयास तो मेरा यही रहा है कि बहुत रुचिकर हों, पाठक उनसे जुड़ पाएं, और एक भी पाठक के हृदय के तार उससे जुड़ गए तो मुझे लगेगा मेरा लेखन सफल हो गया। जी, ममता जी, आप तो बिल्कुल हरफन मौला हो। आप लेखन का कार्य करती हो, रंगमंच में भाग लेती हो, आप गाने का भी शौक रखती हो, खाना बनाने का भी शौक रखती हो, जी। साथ-साथ में पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को भी आप सँभालती हैं। इन सबके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान है आपके लिए? देखिए, संतुलन बनाना जो है ये मन की सोच के ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि ये सब कुछ मन की सोच है। अगर आप चाहें तो आप संतुलन बहुत आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप कमजोर पड़ते हैं और आप सोचते हैं, मन में आशंका होती है कि हम संतुलन कैसे बनाएंगे, तो वो थोड़ा कार्य दुष्कर हो जाता है। मेरे लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सरल होता है, लेकिन कठिन भी नहीं। हुँ, हुँ। परिवार का सहयोग मिलता है, तो मैं इन सब में संतुलन बहुत प्यार से, बड़े आराम से इसमें मैं बना लेती हूँ। दिन भर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाती हूँ, और शाम के बाद में रात तक का जो समय है वो मेरे पास अपने लेखन के लिए और उसके लिए होता है। और जिस दिन मुझे बाहर जाना है, काव्य गोष्ठी है मेरी, या मुझे नाटक के अभ्यास के लिए जाना है, या किसी और कार्य में किसी और जगह जाना है, तो उसके लिए मेरे बच्चे बहुत सहयोग करते हैं मुझे। तो उसके साथ में इसीलिए फिर मैं बहुत खुशी से, और खाना बनाना मेरे लिए एक तरह से मेडिटेशन है कि मुझे नए नए प्रयोग करना उसमें। और फिर जब लगता है कि थक गई हूं या कुछ होगी, तो थोड़ा सा गा लिया, और उसमें भी लगता है कि या अपने मन के विचार कागज पर कविता के रूप में उतार दिए, तो बस, तो संतुलन बन जाता है अगर मन में आपके विश्वास होता है। और यही मैं कहूंगी, विश्वास रखिए, सब कुछ आसान हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। बहुत खूब। अगर मन में खुशी से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल। फिर वो अपने आप ही होता चले जाता है, बिल्कुल। बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत आसानी से। जी।
तो ममता जी, अब आपकी लेखन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे किसी खास कवि या लेखक हैं जिनसे आप काफी ज्यादा प्रेरित हुई हो? हम तो बचपन से कविता के क्षेत्र में अगर कहूँ तो मुझे महादेवी वर्मा की, पता नहीं शायद उनकी पीड़ा, उनकी वो दुख, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की प्रकृति प्रेम, और सबसे ज्यादा जो लेखन कहानियों के प्रति जो रुझान आया, उपन्यास लिखना, कहानी, वो है मेरी प्रिय लेखिका गौरा पंत शिवानी। शिवानी की शायद ही कोई पुस्तक ऐसी हो जो हमारे पास, मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में ना हो, या मैंने पढ़ी ना हो। अन्य और भी लेखक हैं, बहुत पसंद किया हमारे समय की, बहुत, ममता कालिया रही हैं, सूर्यबाला हैं, और मालती जोशी हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत पढ़ा, तो इस तरह से करके जो है लेखक, लेकिन जहां तक उनकी शैली जो थी ना, वो शिवानी जी की, उससे हम बहुत, हिंदी में परिष्कार लाना जो था, वो शायद वहीं से सीखा हमने, परिष्ठ देकर शुद्ध साहित्यिक हिंदी। ममता जी, कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी, खुद की? बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि मेरी एक कविता है जो एक तरह से प्रोत्साहित भी करेगी, और मेरी जीवन यात्रा का एक छोटा सा जो है वो उसके ऊपर प्रकाश भी डालती है। मैं जरूर दो सुनना शब्दों चाहूंगी। में, धन्यवाद। दो शब्दों में मैं सिर्फ पहले परिचय दूंगी कि जब मैं यहाँ आई थी, जैसे मैंने बताया, मन में एक आशंका भी थी, क्या होगा, कैसा होगा, या नया परिवेश और ये सब कुछ, तो मन में थोड़ी पीड़ा होती थी, और अलग होकर के, जड़ों से उखड़ करके मैं आई और बसी यहाँ पर। उसी पर फिर मैंने एक कविता लिखी, और वो कविता मैं सुनाती हूँ आपको। मुझे त्रास देता है, मेरी कविता का शीर्षक है मुझे त्रास देता है। यूं बार बार जड़ों से उखड़ना, उखड़ कर फिर जमना, और जमकर फिर उखड़ने को मजबूर होना मुझे कभी कभी त्रास देता है। कभी नीला आसमान मुझे दरकिनार कर देता है, और कभी समंदर भी अपने आगोश में भर लेता है। टूटना, टूट कर बिखरना, फिर से जुड़ने की जद्दोजहद में लगना मुझे त्रास देता है। बार बार आसमान में सितारों की नई दिशा तलाशती हूँ, फिर आसमान के कोने कोने में मैं चांद को तलाशती हूँ। अपनी खिड़की से दिखते एक पेड़ की फुनगी में मैं कहीं दूर एक पेड़ की ऊंचाई में तलाशती हूँ, और तलाश में निराशा पाकर टूटकर बिखर जाना मुझे त्रास देता है। एक धूप का छोटा सा टुकड़ा आकर मुझे सहला जाता है, मुझसे कुछ कहता है। अब एक नए मंजर में, एक नए सांचे में ढलने से पहले मैं न जाने क्यों पुराना सा तलाशती हूँ। ना मिलने पर मैं बिखर सी जाती हूँ। ये बिखरना मुझे त्रास देता है। और फिर मैं सोचती हूँ, परिवर्तन तो जीवन का नियम है। परिवर्तन ना होता तो जिंदगी ठहर जाती, एक जगह पर पड़े पड़े रुक सी जाती। नदी का पानी बहता हुआ चलता है तभी तो ताजगी पाता है। वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं तभी तो नए लहलहाते हैं। पुराना छोड़कर अगर हम नए को ना अपनाएंगे तो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। एक ही जगह पड़े रहेंगे तो विस्तृत आकाश की आभा को नहीं देख पाएंगे। जड़ों से जुड़ना लाभकारी है, नवीन परिवर्तन को स्वीकारना भी लाभकारी है, पर नव परिवर्तन को न अपना पाना दुखद है। और अंत में कहूंगी कि अगर जिंदगी के सांचे में ढलना है, पूरी तरह से ढलना है, तो जड़ों से उखड़ कर के भी फिर से सृजन में लगना है। नए परिवेश से कुछ और नया ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ना है। मैंने भी यही किया कि नए परिवेश से कुछ ग्रहण करके सृजन में लगी और आगे बढ़ रहे, क्या प्रयास कर रहे बहुत खूब, बहुत ही सुंदर थी। हैं। दिल को बिल्कुल छू लेने वाली। बहुत बहुत हार्दिक, धन्यवाद आपका हमारे साथ ये साझा करने के लिए। मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना, सराहा। चलते चलते ममता जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी, खासकर उन लोगों को जो अपने देश से, अपनी जड़ों से उठकर कहीं और नए देश में बसने की कोशिश कर रहे हों, या फिर उन लोगों को जिन्हें अपने सपनों और अपने पारिवारिक दायित्वों के बीच में संयम बिठाना नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जीवन में अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, और सपने पूरे न करने की भी कोई सीमा नहीं होती।
सपने देखिए, सपने देखेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और इस सोच को अपना करके यदि जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो चाहे आपका परिवेश बदले, चाहे आपका देश बदले, चाहे परिस्थितियाँ बदलें, आप उनके साथ में सामंजस्य बिठा ही लेंगे। जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को बनाया है, जिस तरह से, तो जीवन के किसी भी मोड़ पर आकर के हमेशा स्वयं पर विश्वास रख के आप जीवन आगे बढ़ने का सपने देख कर के उन सपनों को पूरा करने के प्रयास में जुट जाइए और देखिएगा, प्रकृति क्या सारी कायनात आपके साथ हो जाएगी। बिल्कुल। वाह! बहुत ही अच्छा। धन्यवाद ममता जी, हमारे शो में आने के लिए और इतनी प्यारी-प्यारी बातें करने के लिए और अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना जी। हार्दिक धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी हमारे आज की अतिथि की कहानी, जिनसे हमने जाना कि ज़िंदगी के किसी पड़ाव में हमें सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप भी अपने सपनों के पीछे भागना मत छोड़िएगा। गुड वाइफ शो की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में।